दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एमएसए का फॉर्मेट है वो किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स के लिए हो या फिर एट्रीब्यूट के लिए हो। दोनों टाइप की हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एमएसए के बारे में पहले ही हम डिटेल में बात कर चुके हैं एक वीडियो में। मैंने एमएसए के बारे में उसमें आपको सभी चीजें बता रखी हैं कि एक्चुअली में बेसिक्स क्या होते हैं एमएसए के, मेजरमेंट सिस्टम एरर्स कौन कौन से होते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हर एक टर्म के बारे में हमने उसमें बात की है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एमएसए के फॉर्मेट को एक्सेल शीट पे किस तरीके से भरते हैं उसे जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। Come back with the bang. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गेज आर एंड आर के फॉर्मेट के साथ। तो ये हमारा वेरिएबल का फॉर्मेट है। पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं, इसके बाद एट्रीब्यूट के गेज आर एंड आर की भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फॉर्मेट वेरिएबल का है। यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई हैं हमारी, यहाँ पे रिजल्ट्स हैं हमारे, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रिजल्ट किस तरह से एनालाइज करने हैं वो चीज़ है ये। और यहाँ पे हमारे कंट्रोल चार्ट्स दे रखे हैं। तो अब इसे हम जूम कर लेते हैं, जूम करके अच्छे से समझते हैं ताकि पढ़ने में आ जाए। तो जो जो डाटा इसमें है, कैसे स्टडी से करना है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पार्ट नेम दे रखा है, फिटिंग ब्लॉक, ऐसे कोई भी पार्ट हो सकता है जिसे भी हम चेक करना चाहते हैं। पार्ट नंबर हो गया, अपर कंट्रोल लिमिट होगी कि जहाँ तक ये स्पेसिफाई कर रखा है कहाँ तक इसका साइज रहेगा। तो 38.4 मैक्सिमम इसका साइज रहेगा, और लोअर कंट्रोल लिमिट है हमारी 37.8, ये इसका मिनिमम साइज है। तो यहाँ पे टॉलरेंस बन जाती है 0.6 mm की, mm में है सब कुछ। यहाँ पे जो इक्विपमेंट हमारा वो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, और DC3 इसका कोड है, और ये रेंज है इसकी 0 से 200 mm। इक्विपमेंट का हमारा लीस्ट काउंट है 0.01 mm। कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसमें मेजर कर रहे हैं वो है थिकनेस। अब आगे की तरफ यहाँ पे परफॉर्म बाय, मतलब ये किसने कंडक्ट करवाया, तो विकास ने कंडक्ट करवाया में से। डेट है जिस डेट को कंडक्ट करवाया, और रिकॉर्ड का रेफरेंस नंबर है। तो यहाँ पे डाटा आप देखिए, अब ये डाटा जो यहाँ पे फिल किया गया है इसे अच्छे से देखना ध्यान से। यहाँ पे अप्रेजर्स दे रखे हैं। इसमें जो रूल होता है हमारा एमएसए कंडक्ट करने का, वो ये होता है कि इसमें 3 अप्रेजर होने चाहिए हमारे, और इसमें 10 पार्ट्स हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखे हैं ना 1 to 10 पार्ट्स होते हैं, 3 अप्रेजर होते हैं और 3 ट्रायल होते हैं। मतलब कि 10 पार्ट को 3 अप्रेजर, जो 3 हमारे बंदे हैं चेक करने वाले, वो एक पार्ट को 3 बार चेक करते हैं। ठीक है, तो 10 पार्ट उनके पास हो गए, एक पार्ट को 3 बार चेक करेंगे तो 30 रीडिंग एक बंदे की बन जाएंगी, और टोटल हमारी हो जाएंगी 90 रीडिंग्स। ठीक है, तो ये जो रीडिंग्स बनेंगी इन्हीं के अकॉर्डिंग हम एमएसए में वेरिएशंस को मेजर करते हैं कि इक्विपमेंट का वेरिएशन कितना आ रहा है, अप्रेजर का वेरिएशन कितना आ रहा है। ठीक है, अप्रेजर टू अप्रेजर वेरिएशन कितना आ रहा है, मतलब कि राम और उदय जैसे हैं तो इनकी रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, इनके डिसीजन में कितना डिफरेंस आ रहा है, या फिर राम के खुद के डिसीजन में कितना डिफरेंस आ रहा है क्योंकि 3 बार ट्रायल किया है। तो ये सब चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। तो किस बेसिस पे स्टडी होता है उसके लिए नीचे यहाँ पे ये एनालिसिस रिजल्ट्स के लिए कंडीशंस दे रखी हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखना कि इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज आर एंड आर जो भी निकालेंगे ना हम, जो भी परसेंटेज निकालेंगे तो आर एंड आर की जो वेरिएशन होगा वो 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, 10% से कम होना चाहिए जब भी वो एक्सेप्टेबल होगा। कई कंडीशंस में 10 से ज़्यादा भी हो सकता है और 30 से कम होना चाहिए, फिर भी तब वो मार्जिनली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, कंडीशन होती है उसमें भी। ये जो हमारा GRR परसेंटेज है ना, विद रिस्पेक्ट टू टोटल टॉलरेंस, वो लेस होना चाहिए। ठीक है, कम मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए उसकी। ये हमारे परसेंटेज आर एंड आर भी 2 टाइप के होते हैं, ऊपर मैं शो करूंगा रिजल्ट्स में आपको। कंडीशन 2 में यहाँ क्या कह रहा है ये, तो जो भी हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनका जो एवरेज है चार्ट का वो 50% से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि पार्ट टू पार्ट वेरिएशन जो है ना वो 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तरह के पार्ट्स हम चेक करवा रहे हैं तो उस समय वेरिएशन पता नहीं लग पाएगा कि कौन कैसा चेक कर रहा है, डिफरेंट रीडिंग्स को कैसे कैसे जज कर रहे हैं वो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो इसमें रूल ये होता है कि जो 10 पार्ट्स हमने लिए हैं वो पूरी प्रोसेस रेंज के होने चाहिए। ठीक है,
किस तरीके से होनी चाहिए ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी प्रोसेस रेंज की होनी चाहिए, बॉर्डर लाइन के भी पार्ट होनी चाहिए, मतलब कि अपर लिमिट की तरफ भी होनी चाहिए, लोअर लिमिट की तरफ भी होनी चाहिए, मीन में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से 50% से ऊपर होना चाहिए पार्ट टू पार्ट वेरिएशन। तो बाकी जो वेरिएशन हमारे आएंगे परसेंटेज वेरिएशन, वो 10 से कम होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है नो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट इन द रेंज चार्ट, और कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट, गलत पार्ट हम चेक नहीं करवाएंगे, ओके पार्ट ही चेक करवाएंगे, पर वो पूरी रेंज की होनी चाहिए, हमारी पूरी प्रोसेस रेंज की होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे आती है जो एनडीसी की वैल्यू है वो या तो 5 होनी चाहिए या फिर 5 से ऊपर होनी चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं और डाटा देखते हैं, ठीक है। अब ढंग से आप देखना कि इसमें कैसे डाटा भरा गया है और किस तरीके से हम इसे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था कि पूरी प्रोसेस रेंज के पार्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे 38.02 भी है, 38.03 भी है, 38.1 भी है, 38.05 है, 37.98 है, 38.31 भी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 37.92 है, 38.15 है। पूरी प्रोसेस रेंज के हमने इसमें पार्ट्स दे दिए हैं। तो एमएसए कंडक्ट करने के लिए हमने मास्टर वैल्यू पहले चेक करी होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड रूम वगैरह में हम चेक करा लेते हैं उससे अच्छी तरीके से, और उन्हें मार्क कर देते हैं इस तरीके से कि उन्हें अप्रेजर को दिखाई नहीं दे वो मार्किंग, क्योंकि हो सकता है कि अगर उन्हें पता लग जाए कि पहले नंबर की रीडिंग इतनी आ रही है तो सेकंड ट्रायल में वो उसी को याद करके वही लिखने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे पता नहीं लगना चाहिए, मतलब वो हमेशा फ्रेश पार्ट चेक करे, उसे ऐसा लगना चाहिए, ताकि एकदम एक्चुअल रिजल्ट आए, एकदम ऑनेस्ट रिजल्ट आए। तभी हमको पता लगेगा कि एक्चुअल में इक्विपमेंट वेरिएशन कितना है, अप्रेजर के इंस्पेक्शन मेथड का वेरिएशन कितना है, ठीक है ना। जब ये वो चीज़ें हमें पता लग पाएंगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये पहला पार्ट है हमारा, ठीक है। ये मास्टर पार्ट है, कोई 38.02 के अराउंड इसकी रीडिंग है। तो जो राम है, इस जो फर्स्ट अप्रेजर है हमारा, उसने जो चेक किया यहाँ पे, पहले बार में चेक किया है 38.02, फिर चेक किया 38.04, और फिर किया 38.05, ठीक है। खुद की रीडिंग में इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके। उसके बाद सेकंड वाले ने जो किया है वो किया है 38.04, 04, फिर 05 किया है इसने। इसमें सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है, ऊपर वाले के में ज़्यादा था। और नीचे यहाँ पे देखें तो इसने एकदम एक्यूरेटली चेक करा है तीनों बार। अब ज़रूरी नहीं है जैसा इसने चेक किया है तो वो मास्टर रीडिंग से मैच करे, पर वो कितना वेरी करेगा, कितना वेरिएशंस आएगा, यही सब चीज़ हमें इसमें स्टडी करनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड पार्ट चेक किया है, सबने अपनी अपनी रीडिंग दी है। थर्ड पार्ट चेक किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स किया, सेवन्थ किया, और सारे पार्टों की रीडिंग यहाँ पे हमने लिख रखी है। तो यहाँ पे जो एवरेज दे रखा है, ये एवरेज है हमारा। ये जो 3 रीडिंग्स ली है एक पार्ट की, उसी का प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया तो रीडिंग आ गया हमारी, एवरेज आ गया। रेंज जो इनका बीच का डिफरेंस है, मैक्सिमम वो चीज़ है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस हमारा आ रहा है 0.03 है, यहाँ पे 0.1 है, और यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जो राज है इसने जो चेक किया है तो इसने वेरिएशन काफ़ी कम दिखाया है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0.2 है, और ऊपर देखें तो यहाँ पे वेरिएशन इसमें भी 0.1 है, यहाँ पे 0 है, 0.1 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे 0.3 है, 0.1 है। तो इधर से भी हमें अंदाजा लग जाता है कि ये जो अप्रेजर है हमारा ये सही चेक कर रहा है हर बार, है ना, मतलब कि अपनी रीडिंग पे इसका जो अप्रेजर वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से तीनों का डाटा बन जाता है 10 पार्ट्स का मिला के। और यहाँ पे जो एवरेज ये निकल के आती है, तो ये पूरे 10 पार्ट्स की हमारी जो रीडिंग की एवरेज निकल के आया है वो रीडिंग ये हो गई। सेकंड का ये हो गया, थर्ड ट्रायल में इसका ये हो गया। ओके। इससे हमारा जो इक्विपमेंट वेरिएशन है वो भी पता लगता है, अप्रेजर वेरिएशन है वो भी पता लगता है, और जो हमारे प्रोसेस का वेरिएशन है कि हमारे पार्ट कौन कौन से वेरिएशंस में आते हैं उनका भी पता लगता है साथ ही में। तो यहाँ पे ऑपरेटर की खुद की रीडिंग्स का एवरेज आया है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे पार्ट की एवरेज रीडिंग आई है, मतलब कि जो पहला पार्ट है इसका एवरेज सबका मिला के, सेकेंड का से सभी का लिखा हुआ है ये 10 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स बार की रीडिंग, ये यहाँ पे यूसीएल की वैल्यू निकाली है, एलसीएल की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे जो D4 D3 वगैरह होती हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है हमारी। एक चार्ट होता है स्टैंडर्ड चार्ट, वहाँ से हम ले लेते हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे नीचे कंट्रोल चार्ट्स जो शो हो रखे हैं वो कंट्रोल चार्ट्स बनते हैं इनके अकॉर्डिंग। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहाँ पे लिखी हुई है हमने। ये A2 की लिखी है, D3 की लिखी है, इसी तरीके से K1 K2 K3 की लिखी है। तो अब साइड में रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट्स में हम देखें तो अब इसे आप ध्यान से देखना रिजल्ट्स में क्या क्या शो हो रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है कि इक्विपमेंट वेरिएशन हमारा कितना आ रहा है, रिपीटेबिलिटी है जो, तो ये 0.005 के अराउंड है।
और फिर यहाँ पे अप्रेजर वेरिएशन हम देख रहे हैं तो वो 0.001 है, काफ़ी कम है, ठीक है। और यहाँ पे आर एंड आर हमारा जो निकल के आ रहा है, ये इक्विपमेंट वेरिएशन और अप्रेजर वेरिएशन पे अंडर रूट करके फॉर्मूला लगा रखा है। तो ये वैल्यू हमारी 0.0057 के आसपास आ रही है। तो ये हमारे पार्ट का वेरिएशन दिखा रखा है, जो भी हमारे पार्ट्स थे वो किस रेंज के थे, तो उनका वेरिएशन आपस में कितना है। और ये टोटल वेरिएशन जो हमारा आर एंड आर और पार्ट वेरिएशन को मिला के हमारा टोटल वेरिएशन क्या है, ये वो चीज़ है। अब ये तो वैसे नंबर्स थे हमारे, पर जो हमें मेन ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है जो परसेंटेज वेरिएशंस के हैं ना, जैसे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए जो कंडीशंस दे रखी थी, तो वो हम चेक करेंगे यहाँ पे, वो एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज इक्विपमेंट वेरिएशन हमारा कितना आ रहा है, 4.73। जैसा कि वहाँ पे बोला गया था कि 10% से कम होना चाहिए, तो ये 10% से कम ही आ रहा है। अप्रेजर वेरिएशन की बात करें तो अप्रेजर वेरिएशन भी काफ़ी कम आ रहा है, 0.07 आ रहा है। और ये हमारा मेन आर एंड आर है, जो कि 10 से कम रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे आर एंड आर की वैल्यू हमारी 10 से कम ही आ रही है, 4.73 आ रही है, काफ़ी अच्छी वैल्यू आ रही है। पार्ट वेरिएशन हमारा 50% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो पार्ट हमारे काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस के हमने यूज़ किए हैं, तो अच्छा है ये भी पार्ट वेरिएशन जो हमने यूज़ किया है। और ये एनडीसी हमारी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है डिटेल में, एनडीसी क्या होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, क्या मतलब इनसाइड स्टोरी है एनडीसी की, वो मैंने बता रखा है डिटेल में। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो एनडीसी की वैल्यू जैसे कि 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे 29.77 आ रही है। एनडीसी वैल्यू हमारी ये होती है कि जैसे कि सपोज एनडीसी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि वो दो तरीके के वेरिएशन वाले पार्ट को ही चेक कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो मेजरमेंट सिस्टम हमारा उतना ही अच्छा माना जाता है जितने अधिक तरह के पार्ट वेरिएशन को वो चेक कर पाए, ठीक है। अगर वो 5 तरह के पार्ट चेक कर पाता है तो वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, 5 से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे 29 तरह के वेरिएशंस को ये चेक कर सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे ये अच्छा है हमारा एमएसए। और नीचे यहाँ पे दे रखा है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, टोटल जो टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग 0.95। तो जब हमारी ये वैल्यू आती है ना आर एंड आर की 10 से ऊपर आती है, जब मार्जिन ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, तो उस टाइम पे ये वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए। अगर ये कम है, लेसर आ रही है, 1 से कम आ रही है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर फिर भी वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो आर एंड आर के वेरिएशंस को कम करना होता है। तो अब आप देखना, अब मैं आपको ना रीडिंग्स चेंज करके दिखाऊंगा, तो चेंज करके दिखाऊंगा तो आप देखना यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये चेंज होंगी। अब आप देखिए वो कैसे चेंज होती हैं, ध्यान से देखना इसको। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी रीडिंग है 38.02। अब यहाँ पे जो सेकंड अप्रेजर है, ये 38.02 को एक बार बता देता है, सपोज 38.21 बता दे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो गया ना वेरिएशन, उसने मतलब हो सकता है गलत चेक कर लिया यहाँ पे। तो अब देखिए वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 के अराउंड आ रही थी पहले, आर एंड आर का जो वेरिएशन है 4 के अराउंड आ रहा था, ये 7.93 हो गया, ठीक है। कितना ज़्यादा बढ़ गया ये, मतलब हो सकता है कि इस टाइम पे या तो हमारा अप्रेजर है वो ठीक से चेक नहीं कर रहा है, या हो सकता है जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें रिपीटेबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है, वो गलत रीडिंग दे रहा है कई बार, ठीक है। तो अगर ऐसे चांसेस बनते हैं तो उससे हम जज कर पाते हैं अपने सिस्टम को कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेटली चेक कर रहा है, कितने अच्छे रिजल्ट उससे हमें मिल रहे हैं। एसपीसी करने से पहले हमें एमएसए कंडक्ट करना होता है, क्योंकि अगर हमारा मेजरमेंट सिस्टम अच्छा होगा तभी हम एसपीसी की रीडिंग्स को एक्यूरेटली नोट कर पाएंगे, उन्हें ले पाएंगे, उन डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए एमएसए कंडक्ट करना पड़ता है पहले, कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए, तभी हमें अच्छी रीडिंग्स मिलेंगी, एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगी एसपीसी के दौरान भी। अब इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जो रेंज पहले थी उसी के आसपास कर देता हूँ, 0.7। अब आप देखना कि जो वैल्यू है ये हमारा कम हो गया, ठीक है। वेरिएशन यहाँ पे कम हो गया, 5.06 हो गया हमारा, बेहतर हो गया मेजरमेंट सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे फेलियर इतना नहीं है, फर्क इतना नहीं आ रहा हमारे रीडिंग में। तो वेरिएशन में हम इसी तरीके से एमएस स्टडी करते हैं। अगर जैसे कि सपोज अब यहाँ पे 38.01 है, ठीक है, और मैं हर जगह यही रीडिंग डाल दूँ कॉपी करके, अगर मैंने हर जगह यही रीडिंग डाल दी, तो फिर देखना रिजल्ट्स क्या आते हैं। यहाँ पे सेम हो गया,
नीचे हम करते हैं तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करा हमने इसे, नीचे पेस्ट कर दिया, ये भी सेम हो गया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, ये भी सेम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स क्या आते हैं साइड में, ये कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन तो आता ही आता है। कोई भी प्रोसेस इतनी आइडल नहीं हो सकती, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इतना आइडल नहीं हो सकता, कोई भी मैन इतना आइडल नहीं हो सकता जो एग्जैक्ट रीडिंग दे दे आपको, है ना। तो यहाँ पे 0 0 हो गया हर चीज़। अब यहाँ पे हम कोई भी एक रीडिंग चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं 0 5। अब देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें अब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्विपमेंट वेरिएशन है वो 45.17 हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि सारी रीडिंग्स सेम दिखाई है, एक बहुत अलग दिखा दी है, तो सिस्टम एकदम जस्टिफाई नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आप एनडीसी की वैल्यू अगर देखें तो देखिए एनडीसी की वैल्यू है ये 1.89, मतलब कि ये 1.89 तरीके के पार्ट को ही जज कर पा रहा है। मतलब एनडीसी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी इसकी सिर्फ 8 9 ही बन रही है। अब यहाँ पे मैं एक रीडिंग और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कर दिया इसे 2 2। ओके, अब 2 2 करने के बाद अब यहाँ देख सकते हो, अभी डिस्टिंक्ट कैटेगरी हमारी वही 1.71 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि कैटेगरी हमारी बहुत ज़्यादा तरीके के पार्ट वो चेक नहीं कर पा रहा, सारी सारी सेम रीडिंग्स दे रहा है। इसका मतलब इक्विपमेंट में दिक्कत है। ठीक है, हमें वहाँ पे और ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई हमने पार्ट चेक करना है, 100 ± 1 का चेक करना है। ठीक है, 100 ± 1 का चेक करना है, और हम उसे चेक कर रहे हैं इंची टेप से, जिसमें कि लीस्ट काउंट ही 1 होता है। तो वो कितने तरीके के पार्ट चेक कर पाएगा? 2 तरीके के पार्ट चेक कर पाएगा बस, वो इससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा। एनडीसी की वैल्यू 5 से कम हो जाएगी, मेजरमेंट सिस्टम हमारा फेल हो गया। वहाँ पे ज़रूरत है वर्नियर कैलिपर की हमें, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01, ठीक है, या फिर 0.02, तो वो बहुत सारे तरीके के पार्ट्स को चेक कर पाएगा। और यहाँ पे हमारा R&R जो आ रहा है, R&R की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे अब। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतना ज़्यादा वेरिएशन होना, मतलब कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम जो है वो ख़राब है, फेल है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब मैं अंडू कर देता हूँ हर चीज़ को। 5.06 हो गया, एनडीसी की वैल्यू हमारी 27 से ऊपर हो गई। तो इस तरीके से रिजल्ट्स डिफरेंट होते जाते हैं जैसे हम रीडिंग चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं एमएसए में। अब नीचे यहाँ पे कंट्रोल चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे एवरेज चार्ट्स हैं अप्रेजर के, ये अप्रेजर 1 2 और यहाँ पे नीचे 3 का होगा। तो यहाँ पे ये एवरेज का कंट्रोल चार्ट बन रहा है, ये हमारी रीडिंग है जो उन्होंने चेक करी है, और ये नंबर ऑफ पार्ट्स है, तो कौन से रीडिंग की क्या एवरेज आ रहा है सबका ये चार्ट बन गया है यहाँ पे। और किस रेंज में उन्होंने चेक करे हैं, ये उसका चार्ट बन गया, रेंज चार्ट। तो इस तरीके से ये जो वेरिएबल का फॉर्मेट है हमारा कंप्लीट होता है। अब एट्रीब्यूट का जो फॉर्मेट है गेज आर एंड आर का, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एमएसए का एट्रीब्यूट वाला फॉर्मेट है। तो एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में क्या होता है, जो एट्रीब्यूट रिजल्ट्स हमारे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, या तो यस या नो, या फिर गुड हो या फिर बैड हो, ओके हो या एनजी हो, इस तरह का हमारा रिजल्ट होता है। 2 तरीके के डिसीजन होते हैं, या तो सही होता है या फिर खराब होता है। ठीक है, तो इसमें जो 1 है, 1 हमने आइडेंटिफाई किया है ओके के लिए, और 0 जो है वो आइडेंटिफाई किया है रिजेक्ट के लिए। तो 1 और 0 के अकॉर्डिंग हमने कोडिंग करी है यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया यहाँ पे। यहाँ पे हम रीडिंग्स भरते हैं इधर। ठीक है, और ये जो साइड में आपको यहाँ पे कोडिंग दिख रही है, ये फॉर्मुलेटिंग के लिए फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। जो भी हम रीडिंग भरते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, और नीचे हमें रिजल्ट शो होते हैं फॉर्मूले में पुट होके। ठीक है, तो जूम करके अभी देखेंगे इसे, थोड़ा ओवरव्यू ले लो पहले आप। और यहाँ पे हमने 50 पार्ट्स ले रखे हैं टोटल। उसमें हमने 10 पार्ट्स लिए थे इसमें, क्योंकि वो वेरिएबल था तो उसमें रीडिंग्स काफ़ी आती हैं और मैनुअली करना पड़ता है। और यहाँ पे ओके और एनजी का डिसीजन होता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे पार्ट हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं, 50 पार्ट हमने ले रखे हैं, 30 भी ले लेता है कोई कोई। और इस तरीके से यहाँ पे अप्रेजर्स के रिजल्ट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, परसेंटेज दिखा रखी है उनके, एफिशिएंसी क्या है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दे रखा है। तो अभी जूम करते हैं इसे और क्लियरली पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट है हमारा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे हमें डिटेल दे रखी है कि पार्ट नेम क्या है, पार्ट नंबर क्या है हमारा, ठीक है, कौन से डेट में कंडक्ट हुआ है, स्पेसिफिकेशन क्या है पार्ट की। भले ही वो हम स्नैपगेट से उससे चेक कर रहे हैं, पर स्पेसिफिकेशन
जैसे कि 35.45 से लेकर 35.47 का है ये यहाँ पे जैसे रेफरेंस वैल्यू लिखी हुई है ना, ये रेफरेंस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का मतलब ओके है और 0 का मतलब एनजी है। और यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू भी हम लिख सकते हैं वेरिएबल्स में कि क्या वैल्यू है एक्चुअल में इसकी, ठीक है। तो ये अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है, किसने कंडक्ट करवाया, उनके नाम है। और यहाँ पे अप्रेजर हमारे 3 आ गए, विपिन, राम कुमार और विनीत। तो ए बी सी अप्रेजर हो गए हमारे, और ये पार्ट्स हो गए हमारे 1 2 3 50 तक पार्ट्स हैं जिनकी रीडिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम ये प्लग गेज से चेक कर रहे हैं इसे, प्लग गेज से यहाँ पे पता लगेगा हमें जो आईडी है उसकी वो ओके है, एनजी है। तो यहाँ पे अप्रेजर किस तरीके से चेक कर रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू पहले पार्ट की दे रखी है 1, 1 का मतलब ओके है। तो इन तीनों ने ओके ही चेक किया है वो, ठीक है, किसी ने भी गलत नहीं बताया किसी भी ट्रायल में। तो यहाँ पे भी रूल यही होता है कि 3 अप्रेजर होंगे, 3 ट्रायल होंगे, पर यहाँ पे पार्ट्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये एट्रीब्यूट का है, वेरिएबल में 10 होते हैं और यहाँ पे 30 से ऊपर ही होते हैं, इसमें 50 ले रखे हैं हमने। तो यहाँ पे ये कोड दे रखा है कि मतलब जो हमारी ओके वैल्यू है, तो ओके वैल्यू को ओके ही बताया है तो प्लस आ गया है यहाँ पे निशान ग्रीन कलर का, और जो हमारी एनजी वैल्यू है 0 है, गलत ही बताया है तो यहाँ पे माइनस रेड कलर का आ गया है। और अगर यहाँ पे हम जैसे कि ये 0 है बट किसी ने इसे 1 बता दिया, मतलब कि ओके बता दिया इस पार्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का यहाँ पे क्रॉस लग गया, मतलब कि यहाँ पे गलत डिसीजन हो गया है, ठीक है। तो अभी उसे वैसे रहने देते हैं। अब जैसे कि हम नीचे की तरफ चले पहले, तो नीचे आपको मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ, अभी सब कुछ सही है तो रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पे जो डिसीजंस हैं, अप्रेजर ए के, ठीक है, रेफरेंस वैल्यू 60 की 60 उसने ओके बताई है, ठीक है, सभी कुछ उसने ओके बताया है। टोटल 60 और 90 150 रीडिंग उसकी बनी है। 3 इसने 50 पार्ट चेक करे हैं और 3 ट्रायल्स लिए हैं, तो 150 रीडिंग बन जाएंगी उसकी। तो 150 की 150 रीडिंग इसकी ठीक है, तीनों की ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे अप्रेजर ए, बी और सी की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, इफेक्टिवनेस एकदम 100% आ रही है। जैसे यहाँ पे ए सी सी का मतलब है एक्सेप्टेबल, तो एक्सेप्टेबल है वो, कोई इशू नहीं है, अच्छा चेक करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज मिसेस लिखा हुआ है और परसेंटेज फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मिस रेट कितना है, ठीक है, और फॉल्स अलार्म कितना दिया है उन्होंने पे। और यहाँ पे मिस रेट में क्या होता है, एनजी को ओके बता देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है और वो कस्टमर के पास पहुंच जाता है, तो इसे मिस रेट में गिना जाता है। और फॉल्स अलार्म में गिना जाता है जहां वो हमारा पार्ट ओके था वो फिर भी एनजी बता रहा, तो वो फॉल्स अलार्म है। इसी तरीके से तीनों का दिखा रखा है, तो इफेक्टिवनेस अभी एकदम 100% आ रही है सबकी, और मिस रेट और फॉल्स रेट ये सब कुछ अभी 0 0 आ रहा है, तो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं ये और एक्सेप्टेबल है इनका सारा परफॉर्मेंस। ऐसे ही ऑपरेटर्स हमें चाहिए जो सही सही चेक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ये क्या कहता है, ये तो लीजेंड्स दे रखे हैं यहाँ पे। ए ए सी सी का मतलब एक्सेप्टेबल है, एम ए सी सी का मतलब है मार्जिनली एक्सेप्टेबल, मे नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जैसा कि वेरिएबल्स में हमने देखा था कि 10 से अगर 30% तक हमारे वेरिएशन आते हैं आर एंड आर के, तो हम मार्जिनली एक्सेप्ट कर लेते हैं बट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे। और अगर 30 से ऊपर होता है तो अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि अगर इफेक्टिवनेस हमारे अप्रेजर की 90 या उससे ऊपर है तो अच्छी बात है, ठीक है, एक्सेप्टेबल होगा वो। मिस रेट उसका 2% या उससे कम है तो एक्सेप्टेबल होगा। फॉल्स अलार्म 5% या उससे कम है तब एक्सेप्टेबल होगा। और सेकंड जो हमारा मार्जिनली एक्सेप्ट कब करेंगे हम उसे, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 80% या उससे अधिक होगी तब। और जो उसका मिस रेट है वो 5% या उससे कम होगा तब। और फॉल्स अलार्म रेट उसका 10% या उससे कम होगा तब उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, उसे हम मार्जिनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अनएक्सेप्टेबल कब हो जाएगा, जब उसकी इफेक्टिवनेस 80% से कम होगी, और जब उसका मिस रेट 5% से ज़्यादा होगा, और जब उसका फॉल्स रेट 10% से भी ज़्यादा होगा तब वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे लीजेंड दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 का मतलब एक्सेप्टेबल है, 0 का मतलब नॉन एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे प्लस का मतलब है कि ओके ही है पार्ट हमारा और उन्होंने भी ओके ही बताया है, तो प्लस ग्रीन कलर का आ जाएगा। और जब एनजी होगा और एनजी ही बताएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा माइनस। और मल्टीप्लिकेशन का पिंक कलर का निशान कब आ रहा है ऊपर, जब ओके पार्ट को वो एनजी बता देंगे या फिर एनजी पार्ट को ओके बता देंगे। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अब ऊपर में यहाँ आपको डाटा थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे जो लास्ट रो में ये एनजी पार्ट है, अब थर्ड अप्रेजर ने इसे बता दिया ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक हो गया,
मतलब कि वो एनजी था पर उसने ओके बता दिया। अब एनजी को जब हम ओके बता देते तो मिस रेट बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। तो इसका मिस रेट यहाँ पे बढ़ गया, देख सकते हो आप 1.67 हो गया है, ठीक है। पर ये अभी एक्सेप्टेबल है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिखा आ रहा है। अब मिस रेट बढ़ गया तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होगी। बाकी दो जो अप्रेजर है हमारे, वो अभी भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं 100% इफेक्टिवनेस के साथ। अब ऐसे ही यहाँ पे इसके इस रिजल्ट को मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, इसे 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 को फिर से 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे 0 को 1 कर देता हूँ। तो इसके लास्ट के 4 डिसीजन लगातार गलत हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिस रेट जो है वो बढ़ गया, फॉल्स अलार्म रेट भी इसका बढ़ गया है। तो ये मिस रेट में 2% से ऊपर निकल गया है, तो ये क्या हो गया, मार्जिनली एक्सेप्टेबल हो गया, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, गलत पार्ट भेज सकता है, ये कस्टमर के पास गलत पार्ट भेज रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट काम करता है। तो ऐसे हम इनके एट्रीब्यूट डिसीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मेट में किस तरीके से वो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस हमारे अप्रेजर्स की दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमारा ये जो एट्रीब्यूट है एमएसए वो कंप्लीट होता है। दोनों फॉर्मेट हमने कंप्लीट करे हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो एमएसए के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें फॉर्मूला वगैरह सब बता रखा है मैंने कि किस तरीके से क्या कैलकुलेट होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रखने होते हैं। वो सब चीज़ों के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जाना कि एमएससी के फॉर्मेट को हम एक्सेल शीट में किस तरीके से भर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल के लिए हो या फिर एट्रीब्यूट के लिए हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।